टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज का उद्देश्य ही है कि आपके करंट अफेयर की जो टॉप 25 खबरें हैं उसको हम आपके सामने लेकर आए। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है हमारा कई खंडों में होगा, जिसमें एक खंड में तकरीबन 8 खबरों को कवर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित वो प्रमुख 8 खबरें कौन सी हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। पहली खबर जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो है भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में शामिल हुआ। जैसा कि आप न्यूज देख सकते हैं, ये न्यूज काफी चर्चा में रही है। तो बिग डेटा पर जो संयुक्त राष्ट्र का पैनल में है उसमें भारत भी शामिल हो जा रहा है, इसलिए यह खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि यूएनसीईबीडी में भारत भी सम्मिलित हो गया है। अब देखिए, भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में सम्मिलित होता है, इसके संबंध में नजर डालते हैं। तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद में भी भारत शामिल हो गया था, और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद में सम्मिलित होने के बाद जो यूएनसीईबीडी है, भारत उसमें भी सम्मिलित होता है। अब जानते हैं कि डेटा इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने के जो नियम बनाते हैं या डेटा साइंस पर जो ध्यान देने का काम है वो यूएनसीईबीडी करता है। अब इसमें भारत भी सम्मिलित होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बिग डेटा को लेकर जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत की भी भागीदारी होगी। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अब देखिए, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र जो विशेषज्ञों की समिति है उसको यूएनसीईबीडी कहा जाता है, और उसी का सदस्य भारत बन गया है, जो कि वैश्विक सांख्यिकी ढांचे में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अब बिग डेटा क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि बिग डेटा कहते किसको है, लेकिन उससे पहले सीईबीटी। तो देखिए, सीईबीडी की अगर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के तहत क्या है, ये एक विशेष निकाय है, और इसकी स्थापना वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान का लाभ उठाने के लिए की गई है। कब स्थापना हुई? तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो 2014 में यूएनसीईबीडी स्टैब्लिश हुआ, ये याद रखना है। और सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 31 सदस्य देश हैं भारत को लेकर, और साथ साथ 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें सम्मिलित हैं। अब बिग डेटा क्या होता है पहले तो इसको जान लीजिए। अब देखिए, बिग डेटा का मतलब कि बड़ी मात्रा में डेटा होगा जो कि लगातार तेजी से बढ़ता भी है, अलग अलग रूप में होता है वो डेटा। अब ऐसे में जो बिग डेटा होगा, बड़ी मात्रा होगी उसकी, लगातार चूंकि वृद्धि हो रही है, तो उसको सामान्य कंप्यूटर से समझना मुश्किल होगा, संभालना मुश्किल होगा। तो ऐसे में सामान्य कंप्यूटर की जगह अब हमको क्या जरूरत होगी? उसके लिए एक बड़े पॉलिसी की जरूरत होगी, बड़े मैनेजमेंट की जरूरत होगी, बड़े तरीके से संसाधित करने की जरूरत होगी। तभी हम उस बिग डेटा को संभाल पाएंगे और लोगों तक उसको पहुंचाकर उस लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एफबी का डेटा है, एफबी में एक साथ करोड़ों इमेजेस अपलोड हो रही हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, टेक्स्ट जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी मात्रा में है डेटा, तो इसको बिग डेटा के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में भारत ने भी बिग डेटा के संबंध में कुछ पहलें की हैं, लेकिन उससे पहले जानिए बिग डेटा क्या है। तो बड़ा या जटिल डेटाबेस बिग डेटाबेस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको एफबी बताया, जिसमें कि जो पारंपरिक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको कुशलतापूर्वक नहीं संभाल पाता है, तो ना ही संभाल पाएगा, ना ही उसको स्टोर रख पाएगा, ना ही उसका विश्लेषण कर पाएगा। तो ऐसे में वो जो बिग डेटा है उसके संबंध में अगर हम कोई प्रक्रिया करना चाहते हैं या लोगों को बिग डेटा के माध्यम से लाभान्वित करना चाहते हैं तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस डेटा को संभालने के लिए हमारे पास, बेहतर निर्णय लेने के लिए, संभालने के लिए या उसका विकास करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो अब भारत ने बिग डेटा के लिए कुछ पहल की शुरुआत की है, जैसे कि राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर के जितने भी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित डेटा हो, एग्रीकल्चर से संबंधित डेटा हो या विज्ञान से संबंधित डेटा हो, एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की गई है। ये भी बिग डेटा पहल का एक उदाहरण है, इसको आप समझ सकते हैं। या बिग डेटा प्रबंधन नीति ने भी भारत ने बनाई, आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस भी बनाया, तो ये भारत की कुछ पहलें हैं। तो ऐसी दिशा में जब भारत भी बिग डेटा पहल के अंतर्गत अपनी हम कह सकते हैं कि गतिविधि को दर्शा रहा है, तो ऐसे में भारत का यूएनसीईबीडी की सदस्यता पाना बिग डेटा के अंतर्गत एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जाएगा। दूसरा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब देखिए, जैसे जैसे पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे खाद्य सुरक्षा एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रही है।
तो खाद्य सुरक्षा की चुनौती से कैसे निपटा जाए। हमारे पास कृषि भूमि तो बढ़ नहीं रही है, बल्कि कृषि भूमि का लगातार ह्रास ही हो रहा है। तो ऐसी दशा में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो वैज्ञानिक तकनीकी हो सकती है, उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्नत तकनीकी के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे तो परमाणु प्रौद्योगिकी जो है, एटम जो टेक्नोलॉजी है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब ये कैसे निभा सकता है, तो देखिए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकी की भूमिका के अंतर्गत आप देखें, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक थीम डिसाइड की, और वो थीम थी बेहतर जीवन के लिए सुरक्षित भोजन। अब इस पर ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कौन कौन इसमें शामिल था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें खाद्य और कृषि संगठन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसमें खाद्य सुरक्षा को कैसे हम मापें, कैसे उसको मैनेजमेंट उसका बढ़िया करें और कैसे उसको कंट्रोल करें, इसमें परमाणु प्रौद्योगिकी कैसे सहायता कर सकती है, इसके महत्व पर जोर दिया गया। तो याद रखें, इसमें दो नाम FAO और IAEA है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इन दोनों के माध्यम से शुरुआत की गई। अब एटम्स फॉर फूड जो है, इस क्या है ये कार्यक्रम, तो देखिए वैश्विक भूख से निपटने के लिए, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, किसके संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और FAO के प्रभाव, दोनों के सम्मिलित प्रयास से एक संयुक्त पहल शुरू की गई, जिसको एटम्स फॉर फूड कहा गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो परमाणु प्रौद्योगिकी है, उसका प्रयोग करके हम मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं आइसोटोप्स के मदद से। इसके अलावा हम कीट नियंत्रण में भी परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम विकिरण तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमको उन्नत क्वालिटी के बीज उपलब्ध होते हैं। तो ये तमाम ऐसे जो परमाणु प्रौद्योगिकी है, उसका इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और FAO दोनों मिलकर एक संयुक्त पहल कर रहे हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर हम कह सकते हैं कि कैसे खाद्य सुरक्षा को और सुरक्षित बनाया जाए। अब इसकी शुरुआत 2023 में विश्व खाद्य मंच के रूप में इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था, और इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि परमाणु प्रक्रिया और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, जिससे कि विभिन्न देशों की जो खाद्य की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो दो नाम जो अभी बताए गए पिछली स्लाइड में, किनके प्रयास से इस प्रयास को शुरू किया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला है मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर। अब आपने GM फसलें तो खूब सुना, लेकिन यहां पर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए यहां GM मच्छर अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है मॉस्किटो, इसको भी इजाद किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। अब इसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई। अफ्रीकी देश है जिबूती। जिबूती ने क्या किया कि दो अलग अलग जीनों को मिलाकर एक ऐसा मच्छर बनाया जो कि मलेरिया को फैलाने वाले जो मादा एनोफिलीज मच्छर हैं उसके चक्र को ही रोक देंगे। अगर मलेरिया को फैलाने वाले जो वाहक हैं, इसके वेक्टर हैं, अगर वही कंट्रोल हो जाएंगे तो मलेरिया अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसी दिशा में आप देखें कैसे इसका विकास किया गया। तो सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका का एक देश जिबूती, इसने क्या किया, आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो मच्छरों का उपयोग किया। अब इसने क्या किया, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसी कदम उठाते हुए मई 2024 में, ये तिथि देखें, यहीं पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया, और इसने क्या किया कि प्रयोगशाला में दो अलग अलग जीन का प्रयोग करके एक मच्छर को डेवलप किया। इसने क्या किया, दो जीनों के साथ एक प्रयोगशाला में एक मच्छर को पाला, जिसमें एक था स्वसीमित जीन। जो पहला जीन था वो क्या था, स्वसीमित जीन था, यानी सेल्फ लिमिटिंग जीन था। ये क्या करता है, इस जीन की खासियत क्या होती है, तो मादा मच्छर जो होते हैं उनको वयस्क होने से पहले ही ये जीन मार देता है। तो पहला तो क्योंकि आप जानते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर से ही फैलता है मलेरिया, तो मादा मच्छर जब बड़े ही नहीं होंगे तो उस चक्र को पहले ही ये ब्रेक कर देगा। और दूसरा जीन जो है वो क्या है, तो जंगल में पहचानने के लिए एक फ्लोरेसेंट मार्कर जीन का इस्तेमाल किया गया, ताकि ये वाले जो मच्छर हैं, इन दोनों जीनों से मिलकर जो मच्छर बनेंगे वो जंगल में अलग से चमकेंगे, दिखाई देंगे, जिससे कि ये पहचान हो जाएगी कि ये वही वाले GM मच्छर हैं जिनको की प्रयोगशाला में तैयार किया गया। अब ये जितना ज्यादा होंगे, इसका मतलब कि वो चक्र जो मलेरिया को फैलाने मादा एनोफिलीज मच्छर का जो चक्र है वो ब्रेक होगा। इस तरह से मलेरिया को कंट्रोल किया जाएगा। तो GM मच्छर चूंकि मादा एनोफिलीज स्टेफेंसी मच्छरों की जनसंख्या को ही कम करते हैं, इसीलिए इस दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है, जो कि मलेरिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वेक्टर आबादी को ही टारगेट किया गया है ताकि मलेरिया संचरण का जो साइकिल है, जो चक्र है, उसको ही ब्रेक कर दिया जाए। मलेरिया आप जानते हैं कि एक जानलेवा बीमारी होती है,
जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यही काटेगा तो इसमें से प्लाज्मोडियम जो परजीवी होगा वो शरीर में प्रवेश करते हैं और लोग मलेरिया से ग्रसित होते हैं। इसमें सामान्य रूप से बुखार होता है, ठंड लगती है, विशेष परिस्थितियों में कोई विशेष अंग प्रभावित भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर मामलों में कोमा में व्यक्ति चला जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अब भारत ने जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, अर्थात जो वाहकों के द्वारा फैलाई जाती हैं, उनको खासतौर पर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कई पहलों को भी शुरू किया गया है। उसमें कुछ पहलों को भी देख लीजिए, जैसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 30। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी भारत के द्वारा बनाए गए हैं जो कि वेक्टर जनित जो बीमारियां होती हैं, जो अर्थात फैलाते हैं, वाहक होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अपनाई गई हैं। अगली खबर जो है वो है पुष्पक। पुष्पक क्या है? तो पुष्पक इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। पुष्पक को इसरो जो है वो पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो, उसका जो टेस्ट है वो किया गया है। इसका नाम पुष्पक है और इस टेस्ट को, जिसका तीसरा टेस्ट था, वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। अगर ये टेस्ट पूरी तरह से सफल हो गया तो भविष्य में इस बात के आसार अब पूरी तरह से पुख्ता हो गए कि भारत भी जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता है, जिसको कि हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने की दिशा में भारत ने एक सफलता प्राप्त कर ली है और भारत जल्द ही इसको अपने साकार रूप में दे सकता है। तो देखिए, पुष्पक इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। अब क्या किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पुष्पक वाहन के लिए जो तीसरा और अंतिम जो प्रयोग था वो किया। और ये प्रयोग क्या है? वो लैंडिंग का प्रयोग था, यानी कि वो लौटकर विपरीत परिस्थितियों में जमीन पर लैंड करता है कि नहीं करता है। तो ये तीसरा प्रयोग काफी सफलतापूर्वक सफल रहा, अर्थात RALVX3 जो इसका नाम था, इसका तीसरा और अंतिम ये प्रयोग था और ये सफल रहा। इसमें क्या है? इसमें जो परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रखी गई थी और प्रक्षेपण स्थिति जो थी वो भी चुनौतीपूर्ण थी और जो लैंडिंग के समय सिचुएशन थी उस समय तेज हवाएं चल रही थी। तो ये देखा गया कि क्या विपरीत परिस्थितियों में भी ये रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है ये क्या सफलतापूर्वक लैंड करता है कि नहीं। तो इसमें कुछ ऐसी तकनीकी थी, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था कि अगर ऐसी क्षमता अगर इसके अंदर डेवलप हो जाए कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये सफल लैंडिंग कर ले तो भविष्य में हम इसको अब साकार रूप दे सकते हैं। तो फिलहाल इसने स्वायत्त लैंडिंग की और यह सफलतापूर्वक की। अब पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन की बात कर लें, ये क्या होता है? तो एक ऐसा रॉकेट होता है जिसका कि इस्तेमाल अंतरिक्ष मिशनों के लिए कई बार किया जाता है। सामान्य रूप से रॉकेट क्या होता है? सामान्य रूप से जो पेलोड होता है, जहां पर अंतरिक्ष यान होता है, सबसे अगला हिस्सा होता है, वो क्या होता है? वहां पर वो तो ऊपर चला जाएगा मुख्य स्थान पर, लेकिन जो पीछे के जो हिस्से होते हैं, जिसमें जनरली हम क्या करते हैं, ईंधन जिसमें होता है, वो कई पार्ट में हो सकता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में भी होता है। तो जैसे जैसे जो परंपरागत रॉकेट होता था ये ऊपर जाता था, तो ये हिस्सा ईंधन का समाप्त हो गया, फिर दूसरा हिस्सा समाप्त हो गया, फिर अगले चरण में तीसरा हिस्सा समाप्त हो गया और पेलोड जो है वो आगे पहुंच जाता था जहां पर हमको पहुंचाना होता था। लेकिन अब ऐसी दशा में रॉकेट का जो पूरा पार्ट था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, दोबारा इस्तेमाल होने जैसी कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन रीयूजेबल जो रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसा हिस्सा जो कि नष्ट नहीं होता है बल्कि वो लौट कर फिर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा पेलोड को ऊपर पहुंचाने के बाद, और दोबारा तिबारा कई बार उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस दिशा में भारत की एक महत्वपूर्ण ये पहल कही जा सकती है। अब सामान्य रूप से जो बहुचरणीय रॉकेट होते हैं उसमें ईंधन जैसे जैसे समाप्त होता है वैसे वैसे उसके चरण हटते जाते हैं, भार हल्का होता जाता है और शेष चरण पेलोड को कक्षा में आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस मिशन ने अंतरिक्ष से लौटने वाले वाहन के लिए दृष्टिकोण और लैंडिंग इंटरफेस के साथ साथ उच्च गति वाली लैंडिंग स्थितियों का अनुकरण किया। अब देखिए, दृष्टिकोण का मतलब ही हुआ कि लौटते समय यान की दिशा कैसी है उसका मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा लैंडिंग इंटरफेस का मतलब हुआ कि उसकी गति जमीन पर उतरते समय कैसी थी, उतरने की उसकी पूरी प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी, त्रुटि सुधार उसमें उसकी संभावना कितनी है, यानी एरर करेक्शन है कि नहीं, अगर तेज हवा चल रही है तो वो स्पीड में भी सुरक्षित लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं। इसमें गाइडेंस एल्गोरिदम का प्रयोग किया गया, यानी कि थोड़ा अगर इधर इधर वो होगा तो उसमें एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि मार्गदर्शन प्रणाली है, यानी उसको वो ठीक करेगा। तो गाइडेंस एल्गोरिदम उसका ठीक है कि नहीं। तो ये जो रीयूजिबिलिटी उसकी है, पुनः प्रयोज्यता है, वो कितनी बेहतर है। जैसे आपने सुना होगा जो फॉल्कन रॉकेट है, फॉल्कन रॉकेट स्पेस एक्स का, जो एलन मस्क की जो कंपनी है,
वो रियूजेबल रॉकेट है। तो उसी दिशा में भारत ने भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका महत्व है कि बार बार ये हम प्रयोग किए हैं और इसमें सफल रहे हैं, तो आगे हम भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही चीज यहां लिखी है कि पार्श्व त्रुटि सुधारों के लिए इसरो ने इसमें एल्गोरिदम को भी, मार्गदर्शन एल्गोरिदम को भी मान्य किया, जो कि भविष्य के कक्षीय पुनः प्रवेश मिशनों के लिए आवश्यक है। वही है कि अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो जो एरर करेक्शन है वो ये कर लेगा, और साथ साथ एरर करेक्शन के साथ साथ ये थोड़ा बहुत एल्गोरिदम को भी करेक्ट करेगा, यानी स्वयं मार्गदर्शन की एक प्रणाली भी इसमें है, जिस तकनीकी की वजह से ये आगे सफलता पाएगा। अगला है गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया। अब देखिए, गगनयान के लिए जो जिन अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है उन्हीं को एक अन्य मिशन है एक्सियोम 4 मिशन। ये एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, और इस मिशन में जो गगनयान में जो लोग हैं, 4 लोग भारत की तरफ से जो चुने गए, उसमें से 2 लोगों को इस मिशन के लिए भी चुना गया है। यही इस खबर में मुख्य रूप से बात है। तो देखिए, जो गगनयान अंतरिक्ष यात्री हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए, उनको भी चुना गया। चूंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जो नासा है, इन दोनों लोग के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, एक्सियोम 4 मिशन के लिए ये लोग अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को चुना गया है। मतलब कि गगनयान पे 4 लोग जाने वाले हैं, उनमें से 2 को इस मिशन के लिए चुना गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले ही उन्हें अंतरिक्ष में जाने का एक पूर्व अनुभव हो जाए, इसलिए ही इनको इस मिशन में भेजा जा रहा है। मतलब अंतरराष्ट्रीय अनुभव देना, ताकि जब गगनयान मिशन शुरू हो तब वे पहले से ही उनको अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसका अनुभव प्राप्त हो जाए। अब एक्सियोम 4 मिशन क्या है? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए निजी मिशन है। तो याद रखिएगा, ये एक निजी मिशन है, प्राइवेट मिशन है, जिसे मई 2025 में लॉन्च किया जाना है। अब इसके लिए ये चौथा निजी मिशन है, तो ये चौथा निजी मिशन है, ये भी याद रखिएगा। और अंतरिक्ष यात्री, चौथा अंतरिक्ष यात्री निजी मिशन है, और इसका लक्ष्य क्या है? 14 दिनों की अवधि के लिए जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके साथ डॉक करना। डॉक करना मतलब वो प्रक्रिया है, जैसे यहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो अंतरिक्ष यान होता है वो जाता है और अंतरिक्ष स्टेशन से ये जाके कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद इससे यात्री उतरेंगे और अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिनों तक रहेंगे। तो डॉक करना उसी कनेक्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे उसी तरह से समझिए कि जैसे हम बंदरगाह पर कोई जहाज लग जाता है, डॉक होना यहां पर अंतरिक्ष स्टेशन में इसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, और 40 से अधिक वर्षों में इस तरह का यह पहला कॉपरेशन है, पहला सहयोग है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो यहां तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये 2025 में इस निजी मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। अब नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त उद्यम है एक्सियोम मिशन 4, उसके पार्ट के रूप में ही शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, और ये फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर, किस यान पर सवार होंगे? तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान, स्पेस एक्स ड्रैगन उसका नाम है अंतरिक्ष यान का, और कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के वहां से ये लॉन्च होगा। और इससे पहले अगर आप देखें तो 1984 में राकेश शर्मा जी जो थे, वो इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम था, उस प्रोग्राम के तहत सोवियत सोयूज T11 मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो पहले भारतीय जो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे वो कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। कब यात्रा किए थे? 1984 में किए थे। किस प्रोग्राम के तहत? इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत सोवियत सोयूज T11 मिशन पर सवार होकर गए थे। तो यह तथ्य याद रखिएगा। अगला है भारत का जीनोमिक डेटा सेट। अब इंडिया टेक से, अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारत का जीनोमिक डेटा सेट? यह खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में जो है वो रोगों को कंट्रोल करने के लिए भारत क्या कर रहा है कि जीनोमिक डेटा सेट तैयार कर रहा है, अर्थात जो जीनोम है उसकी मैपिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत का अब इससे फायदा क्या होगा? आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है या जो जीन होते हैं वो किसी भी मनुष्य के अंदर की एक सूचना की, हम कह सकते हैं कि एक किताब होती है। वो ये बताता है कि आपका रंग कैसा होगा, आपको कौन सी बीमारी होने की संभावना है, या आप आगे क्या और भी जो संभावनाएं हैं आपके बारे में, सूचना का एक तरह से संग्रह है वो। उसमें डिफरेंट एक किताब अगर मान लें हम डीएनए को, तो उसके अंदर ढेर सारे लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, यानी सूचनाएं होती हैं। अब उसकी अगर मैपिंग हो जाए, मैपिंग का मतलब कि सीक्वेंसिंग हो जाए, वो क्रम से हो जाए और उनको पढ़ लिया जाए,
तो हम ये जानकारी हासिल कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति को भविष्य में कौन सा रोग होने की संभावना है। तो ये हम पता लगा पाएंगे कि उस रोग को कैसे हम ठीक करें, पहले से हम अवेयर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माई BPC3 जीन है, उसमें बदलाव होने से दिल की बीमारी अगर हो रही है तो हम पहले ही अवेयर हो जाएंगे कि फला व्यक्ति में दिल की बीमारी हो सकती है, तो उसको जो जो एहतियात बरतना होगा, ये जो मेडिसिन देने होंगे, समय पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो भारत का जीनोमिक डेटा सेट की अगर बात करें तो दिल्ली में जीनोम इंडिया डेटा कलेक्शन में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय जीनोमिक डेटा IGD सेट, डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क यानी FEED और भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि IBDC पोर्टल, इसके शुभारंभ को किया गया। और यह माना जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। IGD यानी इंडियन जीनोमिक डेटा सेट, FEED यानी फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, और इसके अलावा IBDC यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल। तो इन 3 चीजों की शुरुआत यहां की गई और यह माना जा रहा है कि जीनोमिक डेटा सेट के माध्यम से भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है इन 3 कदमों के साथ। अब भारत को जीनोमिक्स में अग्रणी बनाने के साथ साथ ये सारी जो पहले हैं, वैश्विक शोधकर्ताओं की जीनोम नमूनों तक पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा जीनोमिक डेटा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के आगे बढ़ते कदम के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो GIP वर्ष 2020 में जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत की आनुवांशिक विविधता की मैपिंग करना, ताकि भारत के जो भारत में विविध जनसंख्या समूह है उसके जीनोम को अनुक्रमित कर लें, विश्लेषित कर लें और आनुवांशिक संरचना के बारे में हमको जानकारी मिल सके। विशेष तौर पर जो फोकस है वो है कि स्वास्थ्य, रोगों की प्रवृत्ति कैसी है, लोगों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए और जनसंख्या विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया जाए। अर्थात विशिष्ट जनसंख्या विशिष्ट क्षेत्र में जो है उसका अध्ययन करने में इससे मदद मिलेगी और साथ ही साथ इस मैपिंग से हम बहुत सारे रोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है और DNA के अंदर विभिन्न जो जीन होगा, जीन के अंदर DNA के अंदर विभिन्न अक्षर होते हैं, अक्षरों के रूप में सूचनाएं होती हैं, चाहे वो एडेनिन हो, थाइमिन हो, साइटोसिन हो या गुआनिन हो, इसके रूप में। अब इन्हीं लेटर्स को जो बिखरे क्रम में है सीक्वेंसिंग करके पढ़ना, इसको हम कहते हैं जीनोम का जो व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन करना, जीनोम मैपिंग करना। ठीक है, तो जब हम कर लेंगे तो हमें किसी भी व्यक्ति की जीनोम अनुक्रमण जब हम कर लेंगे तो किसी भी व्यक्ति में जो रोगों के हम कह सकते हैं रोकने की दिशा में हम कदम आगे बढ़ा लेंगे। तो जीनोम क्या है? कोशिका में DNA निर्देशों का पूरा सेट होता है। जो मनुष्य में आप जानते हैं कि 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। तो किसी भी जीनोम के माध्यम से व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक जो जानकारी होगी वो हमको मिल जाएगी। तो जीनोम अनुक्रमण से हम इन सारे मैपिंग से या जीनोम अनुक्रमण से हम इन सारी चीजों पर रोक लगा सकेंगे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि DNA में न्यूक्लियोटाइड बेस में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के क्रम में अध्ययन शामिल है। इसका मतलब इन अक्षरों को हम व्यवस्थित करेंगे, पढ़ेंगे और उसके माध्यम से जो पूरा सूचना तंत्र है उसकी जानकारी हमको मिलेगी। सामान्य भाषा में यही समझिए कि जीनोम अनुक्रमण इसी को कहा जाता है। और फिर उस जानकारी के माध्यम से हम ये निर्णय ले पाएंगे कि हमको कहां पर ज्यादा काम करना है, किस रोग के लिए क्या अवेयरनेस की जरूरत है। साथ ही साथ उस पूरे की पूरी आनुवंशिक संरचना को हम समझेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य जोखिम क्या है, संभावित कौन सी बीमारियां हैं, उसके विषय में हमको जानकारी मिलेगी और हम उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगे। अगला है उपग्रह आधारित संचार। अब उपग्रह आधारित संचार इधर काफी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि देखिए, सामान्य रूप से जो संचार होता है वो हमारे जो मोबाइल में अभी फिलहाल संचार होता है वो कैसे होता है? जो केबल्स हैं उसके सहायता से जो नेटवर्क बिछे हैं, टावर्स लगे हैं, होता है। लेकिन उपग्रह आधारित संचार अभी भारत में नहीं है। तो भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो हाल ही में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह आधारित संचार ने काफी गति पकड़ी है, जिससे कि भारत में अब इसके उपयोग को लेकर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब संचार उपग्रह क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह होता है, संचार उपग्रह, जो कि ऊपर कक्षा में होगा। अलग अलग कक्षाओं में दूरी के हिसाब से इसको अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ये क्या करता है? जो सोर्स होगा, हमारे सोर्स से अगर कोई भी सूचना होगी तो पहले वो सैटेलाइट तक जाएगी, फिर वो सैटेलाइट क्या करेगा, वो अगले जहां स्रोत को पहुंचाना होगा वहां तक भेज, स्रोत से सैटेलाइट और सैटेलाइट से फिर डेस्टिनेशन के बीच में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी मोबाइल है, यहां से सूचना सैटेलाइट पर गई और सैटेलाइट से फिर सूचना जहां पर आपको भेजना है डेस्टिनेशन वहां तक पहुंच गई। तो इसमें क्या होगा? आपको केबल की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के। ये मुख्य रूप से वहां पर उपयोगी है जहां पर दूर दराज के एरिया है, जंगल का एरिया है,
जहां पर केबल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। तो दुनिया भर में उन स्थानों पर ध्वनि और डेटा संचार सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए जहां स्थलीय सेलुलर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नेटवर्क कवरेज वहां पर खराब है, वहां पर उपग्रह आधारित संचार जो है वो काफी बेहतर एक विकल्प हो सकता है। इसकी दिशा में भारत प्रयास कर रहा है। अब देखिए, कक्षा के आधार पर संचार उपग्रह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हैं, भू स्थिर पृथ्वी कक्षा जीईओ कहते हैं, मध्यम पृथ्वी कक्षा एमईओ, निचली पृथ्वी कक्षा एलईओ और अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा। यह जीईओ है दूरी के आधार पर, फिर एमईओ है, फिर एलईओ है लो अर्थ ऑर्बिट है, और ये एचईओ है, वो काफी बड़ी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो ये दूरी के आधार पर इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। भारत में सेटकॉम सेवाओं की वर्तमान कंडीशन क्या है? तो देखिए, भारत में अगर बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन जो सेटकॉम सेवा है उसकी स्थिति क्या है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो आवंटन है वो ही रुका हुआ है। इसकी वजह से जब तक बैंडविड्थ नहीं होगा, अर्थात सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं होगा, तब तक ये सेवा शुरू नहीं हो सकती है। तो भारत में अभी तक सेटकॉम सेवाएं चालू नहीं हो पाई हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार द्वारा जो उपग्रह बैंडविड्थ है उसका आवंटन ही अभी लंबित है। तो अभी हाल ही में देखा गया कि एयरटेल के बाद जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने भी भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो जल्दी ही आपको हो सकता है ये देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो जो दूर दराज के एरिया है जहां अभी तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहां पर भी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रारंभ हो सकती है। अगला है वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है, इसलिए यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ग्लोबल इंडिया एआई समिट सबसे पहले तो कहां हुई? भारत में हुई। भारत में कहां हुई? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुई। सबसे पहला तो यही आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक भारत ने होस्ट किया, इसलिए यह खबर महत्वपूर्ण है। एआई आजकल एक बहुत ही चर्चित विषय है। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यह था जिसमें भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो लोग थे वो उसके भविष्य पर चर्चा किए, यहां पर इकट्ठे हुए भारत मंडपम में नई दिल्ली में। यहां पर इससे संबंधित एआई से संबंधित ढेर सारे एक्सपर्ट्स आए थे, यहां पर पॉलिसी मेकर्स आए थे और बहुत सारे उत्साही लोग जो एआई से संबंध है, ताकि कैसे एआई का डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आईएमएफ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। तो याद रखिए, दूसरा प्रश्न यह है कि यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक है, एआईपीआई है, इस डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया? तो आईएमएफ ने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, वैश्विक स्तर पर इसमें 174 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो कि एआई में तत्परता रखती हैं, अर्थात एआई में इंटरेस्टेड हैं। अब इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता और परिणाम क्या रहे? तो एआई जो समिट हुआ, एआई सम्मेलन हुआ, इसमें भारत ने अपनी जो मजबूती है वो दर्शाई। कैसे दर्शाई? तो भारत ने एआई जो एनवायरमेंट है या एआई पारिस्थितिक तंत्र है उसके निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन को तो भारत होस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि हम एआई की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा ढेर सारे इसके सत्र आयोजित किए गए जिसमें अलग अलग चीजों पर ध्यान आकर्षित किया गया कि चाहे वो कंप्यूटर क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत मॉडल को विकसित किया जाए, कैसे डेटा सेट तैयार किए जाए, एप्लीकेशंस का विकास कैसे हो, भविष्य में कैसे हम कौशल को और बढ़ा सकें, स्टार्टअप्स को लेके हम कैसे वित्त पोषित कर सकें, सहायता दे सकें ताकि एआई के क्षेत्र में स्टार्टअप्स अधिक से अधिक हो सकें। सुरक्षित एआई, एआई के साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, तो एआई को हम कैसे सुरक्षित बना सकें, इन सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में इसमें बातचीत हुई। और वैश्विक भागीदारी पर कैसे सहयोगात्मक एक रवैया अपनाया जाए जिससे कि पूरे विश्व की भागीदारी भी हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदस्यों को एक साथ लाया जाए ताकि वैश्विक एआई विभाजन जो है उसको दूर किया जा सके। ऐसा ना हो कि एआई अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने हितों के लिए इस्तेमाल हो। हितों के लिए तो होगा ही इस्तेमाल, लेकिन एक वैश्विक ढांचा ऐसा बनाया जाए कि एआई सुरक्षित हो। ऐसा ना हो कि वो मानव जाति के लिए ही एक समस्या बनकर खड़ा हो जाए। तो इसके लिए एक वैश्विक ढांचे की भी बात की गई। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं और परिणामों की बात हमने कर ली है। तो अब इसमें देखिए, इसमें विभिन्न सेक्टर्स पर यह ध्यान दिया गया जो आपको अभी बताया गया है। अब भारत 2024 में जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष था, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक की अगर बात की जाए तो इस सूचकांक के माध्यम से यह पता चलेगा कि विभिन्न देशों में एआई को लेकर क्या कंडीशंस हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एआई को लेकर डेवलपमेंट कैसा है, स्टार्टअप्स कैसे हैं, इन सारे चीजों को लेकर
वहां के बुनियादी ढांचे, वहां पे जो मानव श्रम कितना एआई में लगा है, वहां की जो श्रम पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, नवाचार कितना है, एकीकरण और विनियमन के आधार पर ये मूल्यांकन करता है। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में कोई भी देश अपने आप को कितना तैयार रखा है उसको एक सूचकांक के माध्यम से, एक इंडेक्स के माध्यम से प्रदर्शित करता है, विभिन्न देशों की क्या स्थिति है। तो ये डैशबोर्ड जो है उन्नत अर्थव्यवस्था यानी श्रेणियां इसमें बांट दी गई हैं, अर्थात एई यानी एडवांस्ड इकोनॉमी, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स, और कम आय वाले देश यानी कि लो इनकम कंट्रीज, ये 3 श्रेणियों में इसको विभाजित करता है। यानी कि एई, ईएम और एलआईसी, ये 3 श्रेणियां हैं, एडवांस, इमर्जिंग और लो इनकम। तो देखिए इसमें अगर देखें ऊपर सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी देखी गई तो सिंगापुर की स्कोर इसका आप देख सकते हैं, फिर डेनमार्क और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एडवांस जो इकोनॉमी थी उसके अंतर्गत ही आते हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो 0.49 इसकी रेटिंग थी और 72वें स्थान पर था, और भारत इसमें इमर्जिंग मार्केट के तौर पर यहां पर इस श्रेणी में देखा गया है। यानी कि जो दूसरी श्रेणी है इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर, इसके अंतर्गत भारत सम्मिलित है। भारत का स्कोर भी आप देख ही सकते हैं, और कुछ लो इनकम कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत भी कुछ देशों को सम्मिलित किया गया। सबसे अच्छी कंडीशन सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगले खंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को हम लेकर आएंगे, लेकिन अंत में एक अभ्यास प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है कि बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। विकल्प 1 यानी पहला कथन है, बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में भारत की भागीदारी मुख्य रूप से वैश्विक डेटा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी मानकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। दूसरा, पैनल का उद्देश्य सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, गरीबी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को हल करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करना है। तीसरा है, बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल को विशेष रूप से दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने का काम सौंपा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। विकल्प ए है केवल 1 और 2, विकल्प बी है केवल 2 और 3, विकल्प सी है केवल 1 और 3, या विकल्प डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।